सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन की स्टडी करने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे जाते हैं। ह्यूमन्स बॉडी पे आज हम क्वेश्चन देखने वाले, ऐसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे गए हैं। सो शुरू करते हैं। जैसे पहला है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी यहाँ हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सो हमारा ऑप्शन है ए 312, बी 206, सी 300 और डी है 350। सो इसमें से राइट आंसर है बी 206। एक मनुष्य में 206 हड्डियां होती है, याद रखना है 206 हड्डियां होती है। आईएमपी प्रश्न है, 206 हड्डियां होती है एक मनुष्य के शरीर में। अगला सवाल है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? सो हमारा ऑप्शन है ए 200, बी 206, सी 300 और डी है 350। सो गाइज, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 300। एक नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती है, लगभग 300 हड्डियां होती है एक नवजात शिशु में। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सो ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 14 और डी है 11। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 12। 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के मनुष्य के शरीर में। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन है ए 8, बी 30, सी 32 या डी 34। सो गाइज, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है, मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। आईएमपी प्रश्न है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? सो ऑप्शन है ए रिब केज, बी भुजा, सी जांग फीमर और डी है मेरुदंड। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जांग। जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जांग की हड्डी से हम फीमर भी कहते हैं, फीमर भी कहते हैं। कई बार ऑप्शन में फीमर पूछा जाता है तो फीमर का ही होता है कि जांग की हड्डी। अगला सवाल है, मानव का सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? मानव की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? सो ऑप्शन है ए जांग में, बी भुजा में, सी जबड़े में या डी गर्दन में। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा सी जबड़े में। जबड़े में सर्वाधिक प्रबल यानी सर्वाधिक मजबूत अस्थि जो होती है वो जबड़े में होती है। सो राइट आंसर है जबड़ा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है ए जबड़े की, बी स्टेपीज कान की, सी नाक की या डी नाखून की। सो गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेपीज। स्टेपीज जो कान में होती है, कान में जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कई बार प्रश्न पूछा गया, एमपी प्रश्न है स्टेपीज। स्टेपीज यानी जो कान में होती है, जो कान में होती है स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी होती है वो। अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी, जिसका नाम टिबिया है, वो कौन से अंग में पाई जाती है? सो ऑप्शन है ए टांग, बी भुजा, सी मुंह या डी खोपड़ी। सो इसका राइट आंसर है ए टांग। टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, यानी हड्डी होती है जिसे हम टिबिया कहते हैं। तो टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो टांग में होती है। आईएमपी प्रश्न है, कई बार आया है। सो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में होती है, याद रखें। अगला सवाल है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है ए पिंडली, बी अग्रभुजा, सी जांग या डी है ऊपरी भुजा। सो इसका सही जवाब है डी ऊपरी भुजा। ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। ह्यूमरी
अस्थि पाई जाती है ऊपरी भुजा में, ऊपरी भुजा में। अगला सवाल है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डी है वो क्यों कमज़ोर हो जाती है, उसका क्या कारण है? सो ऑप्शन ए लोहे की कमी, बी है कैल्शियम की कमी से, सी है कोबाल्ट की कमी से, या डी है आयोडीन की कमी से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में, यानी जब बुजुर्गों की हड्डी जो कमज़ोर होती है वो उनमें कैल्शियम की कमी की वजह से कमज़ोर हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम नहीं मिलता, इस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अगला सवाल है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? जो हमारी अस्थि होती है उसमें कौन सा ऐसा लवण है जो अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी फेरिक नाइट्रेट, सी कैल्शियम फास्फेट, या डी सोडियम क्लोराइड। सो गाइज इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट जो है वो अस्थि में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। एक ऐसा लवण है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता या होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत है, अगर वो टूट गए तो दोबारा भी विकसित हो जाते हैं? वो कितने नंबर्स ऑफ दांत है, यानी टूथ है जो 2 बार भी विकसित हो जाते हैं? तो ऑप्शन एक है 4, बी है 12, सी है 20 और डी है 28। तो इसका सही जवाब है गाइज सी, ऑप्शन नंबर सी 20। 20 दांत ऐसे होते हैं जो टूट भी गए तो भी 2 बार विकसित हो जाते हैं, यानी एक टूटने के बाद दूसरा आ सकता है और फिर से वही टूटा तो फिर से वो उग के आता है। तो ऐसे 20 दांत होते हैं मनुष्य के जीवन काल में जो दोबारा यानी 2 बार विकसित हो जाते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो उसकी क्रिया, उसको पचाने की क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? सो ऑप्शन हमारा है ए अमाशय, बी मुख, मुख यानी मुंह, सी पक्वाशय, या डी मलाशय। सो इसका सही जवाब है बी मुख यानी मुंह, मुख यानी मुंह। सो मुंह से ही मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, उसके मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो सही जवाब होगा मुख यानी मुंह। अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मनुष्य में जो पाचन का अधिकांश भाग है किस अंग में संपन्न होता है, यानी जब हम खाना खाते हैं तो पाचन की क्रिया शुरू होती है मुंह से, तो उसके बाद आखिरी प्रोसीजर कहाँ खत्म होता है जहाँ पर खाना पूरी तरह से पच जाता है? सो ऑप्शन है ए छोटी आंत, बी अमाशय, सी पेनक्रियाज, या डी बड़ी आंत। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छोटी आंत। छोटी आंत में अधिकांश भाग जो पाचन का समाप्त हो जाता है, यानी खाना पूरी तरह से पच जाता है छोटी आंत में। अगला सवाल, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की जो पाचन नली है वो लगभग कितने फीट लंबी होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सो इसके ऑप्शंस है ए 16, बी 18, सी 32, या डी 22। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 32। ऑप्शन सी 32। मनुष्य की जो पाचन नली है वो लगभग 32 फीट लंबी होती है, लगभग 32 फीट, याद में रखें 32 फीट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा है जो पैर की हड्डी नहीं है? सो ए है ह्यूमरस, बी है फिबुला, सी है टीबिया, और डी है फीमर। सो इसका सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए ह्यूमरस। ह्यूमरस जो है वो मानव के पैर की हड्डी नहीं है, मानव के पैर की हड्डी का नाम नहीं है। जैसे फिबुला एक नाम है, टीबिया भी नाम है और फीमर भी नाम है पैरों के हड्डियों के, लेकिन ह्यूमरस जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमरस। अगला सवाल है, रक्त में पाई जाने वाली धातु वो कौन सी धातु है जो रक्त में पाई जाती है? कौन सी धातु है जो रक्त में पाई जाती है? सो ऑप्शन है ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी लोहा, या डी जिंक।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा यानी आयरन। लोहा जो धातु है वो रक्त में पाई जाती है। लोहा जो धातु है वो रक्त में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लोहा जो है वो रक्त में पाई जाने वाली धातु है। सो अगला सवाल देख लेते हैं। दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व, वो कौन से तत्व है जो हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कैल्शियम व फास्फोरस, बी है फास्फोरस व सल्फर, सी है पोटेशियम व कैल्शियम और डी है कैल्शियम व मैग्नीशियम। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस ऐसे दो तत्व है जो हड्डियों और दांतों में पाए जाते हैं। हड्डियाँ को मजबूत, दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है और फास्फोरस, जो दोनों तत्व दांतों में पाए जाते हैं। अगला सवाल है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? सो ऑप्शन ए है फेफड़ा, बी है यकृत, सी है किडनी और डी है हृदय। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी किडनी। किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी में होता है। वहाँ छोटी छोटी चलनियाँ होती है, उसके माध्यम से रक्त का शुद्धिकरण होता है, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है किडनी में। अगला सवाल है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हमारा जो रक्त का जो कलर लाल होता है वो किसके कारण होता है? उसमें क्या मौजूद होता है जिसकी वजह से वो रक्त लाल दिखाई पड़ता है? सो हमारे ऑप्शन है ए प्लाज्मा, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी या डी हीमोग्लोबिन। सो गाइज इसका सही जवाब है डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के वजह से जो हमारा रक्त है वो लाल दिखाई पड़ता है, यानी वो लाल होता है हीमोग्लोबिन के वजह से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रक्त है वो लाल दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? सो ऑप्शन है ए तांबा, बी लोहा, सी जस्ता या डी मैग्नीज। सो इसका राइट आंसर है बी लोहा। लोहा जो तत्व है वो हीमोग्लोबिन में होता है, इस वजह से हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखाई पड़ता है, यानी लोहा जो धातु है उसमें होता है, इस वजह से रक्त लाल दिखाई पड़ता है और हीमोग्लोबिन एक लोहा ही होता है। अगला सवाल मानव शरीर में खून का जो शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सो ऑप्शन ए है हीमोलिसिस, बी ऑस्मोसिस, सी पैरालिसिस या डी डायलिसिस। सो गाइस इसका सही जवाब है डी डायलिसिस। डायलिसिस, डायलिसिस उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें खून की शुद्धिकरण होती है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस यानी खून को शुद्ध करना। अगला सवाल है मानव का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव का रक्त बैंक कहलाता है, कौन सा अंग है जो मानव का रक्त बैंक कहलाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, बी किडनी, सी यकृत या डी हृदय। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्लीहा। प्लीहा जो है वो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा रक्त बैंक कहलाता है, याद में रखें। अगला सवाल है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए है जीवाणुओं का नाश, बी है रक्तल्पता का निवारण, सी है लौह का उपयोजन और डी है ऑक्सीजन का परिवहन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मेन कार्य है, याद में रखें ऑक्सीजन का परिवहन। अगला सवाल है एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? यानी एक वयस्क व्यक्ति में खून की मात्रा कितनी होती है? सो ऑप्शन ए है 5 से 6 लीटर, बी है 6 से 7 लीटर, सी है 3 से 4 लीटर और डी है 4 से 5 लीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर,
एक वयस्क व्यक्ति में खून की जो मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होती है। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? सो ऑप्शन है ए यकृत में, बी अस्थि मज्जा में, सी तिल्ली में, डी वक्र में। तो इसका सही जवाब है बी अस्थि मज्जा में, बी है वो अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में। अगला सवाल, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए है 190 दिन, बी है 120 दिन, सी है 150 दिन या डी है 180 दिन। सो इसका सही जवाब होता है बी 120 दिन, बी 120 दिन का जीवन काल होता है लाल रक्त कोशिकाओं का, 120 दिन का कार्यकाल होता है लाल रक्त कोशिकाओं का। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है ए WBC, बी जीवद्रव्य, सी RBC या डी पट्टिकाणु। सो गाइस इसका सही जवाब हो जाएगा सी RBC, RBC का हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है, RBC का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण घटक है RBC का। अगला सवाल, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त ऑक्सीजन में ले जाया जाता है? निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले लिया जाता है? सो ए है लसिकाणु, बी श्वेताणु, सी लोहित कोशिकाएं और डी है बिंबाणु। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लोहित कोशिकाएं, लोहित कोशिकाएं द्वारा ऑक्सीजन ले लिया जाता है, ले जाया जाता है लोहित कोशिकाएं द्वारा। अगला सवाल है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? IMP प्रश्न है, कई बार पूछा है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। सो ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी फेफड़ा, सी गुर्दा और डी है हृदय यानी दिल। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हृदय, हृदय यानी दिल से संबंधित है, दिल, गति प्रेरक दिल से संबंधित है, दिल से संबंधित है। सो गाइज आज हमने ऐसे 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे जो पेपर में कई बार पूछे गए हैं। सो ऐसे क्वेश्चन को याद में रखें ताकि अगली बार जब ये पेपर में पूछे जाए तो सही आंसर आप दे सकें। सो मिलता हूँ और ऐसे नए GK के साथ अगले वीडियो में।